जहाँ पे पॉपुलेशन आ जाए, यूनिवर्स आ जाए, तो बात सेम ही है। यानी कि आपके पास जो डाटा इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, वो है पॉपुलेशन। यानी कि जो आपके पास टोटल डाटा है, ठीक है, वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा किस चीज़ का, रिसर्च का। यानी कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो, आपके पास जो आपने रिसर्च के लिए जो अपना पूरी रिसर्च जो तैयार कर ली है, अब आपके पास जो डाटा इकट्ठा है वो है पॉपुलेशन। अब देखिए, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन के चयन की प्रक्रिया को नमूने के रूप में जाना जाता है। नमूनाकरण में कम संख्या में व्यक्तियों का अध्ययन शामिल है, एक बड़ा समूह बनाते हैं। अब देखिए, सैम्पलिंग करते क्यों है। देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, तो आपने उसका डाटा इकट्ठा कर लिया। अब जो आपने डाटा इकट्ठा किया है वो सही है, गलत है, क्या नहीं है, क्या उसमें गलतियाँ क्या है ना। तो ये किससे पता चलेगा कि जब उसको टेस्ट करोगे। तो टेस्ट किससे करोगे, ये आप करोगे सैंपल लेके। जैसे आपको फीवर हो जाए या कुछ हो जाए, वायरल कुछ भी हो जाए, है ना। तो होता क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका वो ब्लड सैंपल लेगा ना। तो यानी कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो ब्लड सैंपल के लिए लिखते हैं ना टेस्ट। फिर आप लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाते हो, तो आपका ब्लड सैंपल देख के वो कह देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर उसको देख के डॉक्टर आपकी बीमारी का हल ढूंढ लेता है। तो ये तो बस यही बात है कि जो हमने रिसर्च करी है उसको जांचना है कि वो सही है कि नहीं है। तो किससे पता चलेगा, वो सैम्पलिंग से पता चलेगा, जब हम उसका सैंपल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, देखिए बात एक ही है, यह विचाराधीन सभी इकाइयों का समुच्चय है। यानी कि विचाराधीन सभी इकाइयाँ, जो आपकी जो रिसर्च है उसकी सारा जो भी इकाइयाँ हैं, जो टोटल यूनिट है, ये इसके क्या है, समुच्चय यानी कि समूह है। नमूना या आबादी का हिस्सा है। आबादी वही फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन को हिंदी में आबादी कहते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे पॉपुलेशन या टोटल डाटा या यूनिवर्स कह सकते हो। यानी कि नमूना क्या है, सैंपल क्या है, ये किसका हिस्सा है, ये पॉपुलेशन यानी कि जो आपका जो टोटल जो आपका रिसर्च है उसका ये हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है पॉपुलेशन का आकार, जनसंख्या से संबंधित यानी कि पॉपुलेशन से संबंधित इकाई। देखिए, पॉपुलेशन का आकार यानी कि जो आपका डाटा है वो उसका साइज़ कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साइज़ कितना होता है। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन का आकार क्या है कि आपका जो टोटल डाटा है उसमें आपने कितना डाटा डाल रखा है, वो होता है पॉपुलेशन का आकार। अगर आपकी रिसर्च थोड़ी सी लंबी है, जितना आपने डाटा डाल रखा है, तो टोटल डाटा जो है वो पॉपुलेशन का आकार जो है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है नमूनाकरण त्रुटि। देखिए, त्रुटि, एरर, हर एक चीज़ में फ्रेंड्स देखिए कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। आप कुछ भी कर लो, उसके हमेशा नेगेटिव पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे। आप दुनिया के लिए अच्छा काम करोगे, फिर भी आपको एरर वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपके अच्छे काम से भी कोई संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, जो भी करो, गलतियाँ हमेशा हो ही जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नमूनाकरण त्रुटि क्या है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं, जब सैंपल लेते हैं, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। पैरामीटर क्या, देखिए, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन से गणना किए गए सांख्यिकी माप सभी इकाइयों के आधार पर जनसंख्या की या पॉपुलेशन की विशेषता है। पैरामीटर क्या है कि जो जो पॉपुलेशन, जो आपकी जो डाटा है वो किस पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, पैरामीटर यानी कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर। यानी कि पैरामीटर के ये डिसाइड करता है कि जो आपका जो पॉपुलेशन है, जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका जो डाटा है, वो कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, विधि नमूनाकरण, आप देखेंगे कि जो सैम्पलिंग है वो किस प्रकार से लिया जाएगा। पहला है यादृच्छिक नमूनाकरण या संभाव्यता नमूनाकरण, इंग्लिश में कहते हैं रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरा पॉइंट है गैर यादृच्छिक नमूनाकरण या गैर संभावना नमूनाकरण। हिंदी में वर्ड थोड़े से अजीब है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में साथ में दे रखा है, नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्या होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब आप कई वीडियो देखोगे, आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रखा आएगा। तो अगर आपको रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम आ जाए, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। तो ये जानते इसको अच्छे से। पहला है यादृच्छिक नमूनाकरण या संभाव्यता नमूनाकरण यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए, इकाइयों को यादृच्छिक रूप से और एक दूसरे से स्वतंत्र से चुना जाता है, यानी जब पॉपुलेशन के प्रत्येक इकाई में चयन की समान संभावना होती है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि जो आपने जो चीज़ को टेस्ट करना है,
ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपका जो पॉपुलेशन, जो आपका टोटल जो रिसर्च का जो वर्क है, जो कार्य है रिसर्च का, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो मतलब कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना है। यानी कि अगर आपका जो डाटा है वहाँ से कहीं से भी उसको टेस्ट करना हो कि ये सही है गलत है, ठीक है, यानी कि जो आपका रिसर्च का जो काम है, अगर किसी को टेस्ट करना है या आपको टेस्ट करना है कि ये सही है गलत है क्या है, तो आप उसमें कोई मर्जी इकाई लेके उसको, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो। तो हर एक के चुने जाने की संभावना सेम ही है। यानी कि ये ना हो कि आपने जो रिसर्च कर दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कहोगे कि ये सिलेक्ट करो, तो उसी को सिलेक्ट करके आपको जो है वो रिसर्च को टेस्ट करना है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो आपका रिसर्च वर्क है पूरा, उसमें आप कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा लो तो उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम ही होना चाहिए। तो वो होता है प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता नमूनाकरण। देखिए सामान्य उद्देश्य रहित नमूना क्या है, पहले है रैंडम सैम्पलिंग के साथ, ठीक है, यानी कि इसके कॉमन फीचर क्या देखिए। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, यदि इकाइयों को एक एक करके और प्रत्येक इकाई के चयन के बाद प्रत्येक यूनिट के ड्रॉ होने से पहले जनसंख्या में वापस कर दिया जाए। रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि यदि हम इकाइयों को एक एक करके, ठीक है, रैंडम का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई बैग है, उसमें आपने अलग अलग रंग की बॉल डाल दी है, ठीक है, बॉल का साइज़ और वेट सेम ही है पर उसका रंग अलग है। अब उसमें से अपने तरीके से कोई भी बॉल को उठाओगे, ठीक है, तो उसका जो आपको नहीं पता कि कोई कलर आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है, तो कोई भी कलर उसमें आ सकता है। तो बस इसमें भी यही है कि जब आप जो आपकी इकाइयाँ हैं, आपके यूनिट बने हुए हैं रिसर्च में, अगर आपको वो टेस्ट करना है तो आप उसको हर एक यूनिट या किसी भी यूनिट से तो आप उसको एक एक करके निकाल सकते हो। जब आप वो चयन पूरा कर लो तो आपको फिर उसको पॉपुलेशन में यानी कि आपके डाटा में वापस डालना होता है। रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब होता है कि आप का जो डाटा है आप उसमें से कहीं से भी कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हो, ठीक है, जो टेस्ट होने के लायक हो। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब आप क्वेश्चनों के आंसर देते हो घर बैठे बैठे वहाँ पे जाने के लिए, तो कंप्यूटर भी आपका नाम जो है रैंडमली सिलेक्ट करता है, ठीक है, वो चीज़। जैसे लॉटरी सिस्टम है वो भी रैंडमली है, आप लॉटरी डालने जाते हो, आप रैंडमली कोई भी लॉटरी खींच लेते हो बस, तो वो क्या रैंडम ही है। नेक्स्ट है स्तरीकरण नमूनाकरण, ठीक है, स्तरीकृत नमूनाकरण जिसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए जब नमूना तैयार होने से पहले आबादी या पॉपुलेशन को विभिन्न स्तरों या उपआबादी में या विभाजित किया जाता है या इतना डिज़ाइन किया गया है कि वे ओवरलैप नहीं करते हैं। देखिए इसमें क्या है स्तरीकरण, आपको मैं बताता हूँ स्ट्रैटिफाइड क्या है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो सैंपल टेस्ट करना है होता है, आपको वो जो है उसको ग्रुप में बांटना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रुप में बांटना होता है। तो उसमें क्या है कि आपको जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है उसको आपको ग्रुप में बांटना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप में बांटने के बाद क्या होता है कि आपको हर एक ग्रुप में से, जैसे मान के चलिए कि आपको ये जांचना है कि हमारे देश में कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्त्रियाँ, कितने पुरुष हैं, ठीक है, तो आपको उनके यूनिट बनाने पड़ेंगे। जैसे भारत की आबादी इस टाइम 121 करोड़ की है, तो आपको उनमें से जानना है कि 121 करोड़ में से कितने आदमी हैं और कितनी महिलाएं हैं, है ना, पुरुष महिलाएं कितने हैं, तो आपको उनके ग्रुप बांटने पड़ेंगे। अब आपको हर एक ग्रुप में से आपको जो है एक एक सैंपल लेना है। यानी कि स्तरीकरण नमूनाकरण क्या है कि इसमें आपको जो सैम्पलिंग है उसको करने के लिए आपको सैंपल को उसके यूनिट बनाने पड़ेंगे और हर एक यूनिट में से आपको जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यानी कि हर एक यूनिट में से, हर एक ग्रुप में से जब आप ग्रुप को बनाओगे आपको ग्रुप में से टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसमें से ग्रुप में से सिर्फ एक एक चीज़ उठानी है टेस्ट करने के लिए, तो होता है स्ट्रैटिफाइड या स्तरीकृत नमूनाकरण। यानी कि जब हम ग्रुप में से हर एक में से कोई चीज़ उठा के उसको सिलेक्ट करके उसको टेस्ट करते हैं तो होता है स्तरीकरण नमूनाकरण। अब नेक्स्ट है क्लस्टर या ब्लॉक सैम्पलिंग। कुल जनसंख्या के नमूने वाले समूह में अपेक्षाकृत छोटे उपखंडों की संख्या में विभाजित किया जाता है जो क्लस्टर अभी छोटी इकाई है। अब देखिए क्लस्टर या ब्लॉक सैम्पलिंग क्या है, तो पहले जैसे हमने स्तरीकरण में अपने सैंपल को, ठीक है, अपने वर्क को, सैंपल को ग्रुप में बांटा था, क्लस्टर में भी ऐसे ग्रुप में ही बांटते हैं, पर फ़र्क ये था दोनों में कि स्ट्रैटिफाइड या स्तरीकृत में
हम हर एक यूनिट में से एक इकाई लेते थे, ठीक है, यानी कि जब हम ग्रुप में बांटते थे वहाँ से एक ही इकाई ले लेते थे। तो क्लस्टर में ऐसा नहीं है। क्लस्टर में आपको जब आप ग्रुप में बांटोगे चीज़ को टेस्ट करने के लिए सैंपल को, तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप ही टेस्ट करना पड़ेगा। स्तरीकृत में आपको ग्रुप में से एक ही चीज़ लेनी पड़ती थी, पर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्रुप ही लेना पड़ता है। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए जब हम सैंपल को अलग अलग खंडों में बांटते हैं तब हम उसमें से हर एक खंड में से एक चीज़ को टेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्तरीकृत नमूनाकरण। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जब हम अपने सैंपल को अलग अलग खंडों में बांटते हैं तो हम पूरे के पूरे खंडों का टेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लस्टर ब्लॉक सैम्पलिंग। बस ईजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इस प्रकार के सैम्पलिंग को चरणों के माध्यम से किया जाता है। हर चरण को दोहराया इकाई हम अंतिम नमूना इकाइयों तक पहुंचते हैं। देखिए इसमें क्या है कि देखिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि इसमें जो सैम्पलिंग के जो चरण है, ठीक है, इस प्रकार के जो सैम्पलिंग को चरणों के माध्यम से किया जाता है। जैसे होता है ना हर एक में ईजी लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। तो इसमें क्या है कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है आपको यहाँ पे हर एक स्तर पर हर एक स्टेज में क्या है आपको जो टेस्ट करना पड़ेगा सैंपल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है गैर संभावना नमूनाकरण यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखिए पहली बात इसमें आएगी जजमेंट सैम्पलिंग की। जजमेंट सैम्पलिंग क्या है? देखिए इस प्रकार के सैम्पलिंग आइटम्स में नमूनों का चयन जानबूझकर या व्यक्तिगत निर्णयकर्ता द्वारा किया जाता है। और जजमेंट सैम्पलिंग क्या है कि जो इसमें जो आइटम्स हैं, ठीक है, जो सैम्पलिंग के लिए जो आइटम है, जो सैम्पलिंग के लिए जो नमूने ले रखे हैं, जो सैंपल हमने लेने हैं, वो क्या करते हैं कि व्यक्तिगत यानी कि जो रिसर्चर है उसमें वो अपने हिसाब से सैंपल को टेस्ट करेगा। यानी कि आपके पास जो आपका रिसर्च का जो काम है, जो अनुसंधान का जो आपके पास कार्य है, जो टोटल पूरा डाटा है, उसमें क्या करोगे? जजमेंट सैम्पलिंग में आप व्यक्तिगत तौर पर एक सैंपल को चूज़ करोगे, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, आपको रैंडमली सेलेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको इसमें अपनी मर्ज़ी से किसी सैंपल को वो टेस्ट करना है। देखिए कोटा सैम्पलिंग में क्या है, कोटा नमूनाकरण में इस पद्धति के तहत जांचकर्ताओं को कुछ मानदंडों के अनुसार निश्चित कोटा सौंपा जाता है। उन्हें प्रत्येक कोटे में भरने के लिए आवश्यकता संख्या प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। अब इसमें क्या है, देखिए कोटा नमूनाकरण में क्या है कि जो जांचकर्ताओं हैं, जो जांच करता है, उसको कुछ मानदंड के अनुसार जो है कोटा सौंपा जाता है कि आप इसको ऐसे करिए, है ना। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक कोटे को भरने के लिए आवश्यकता संख्या प्राप्त करने का निर्देश। देखिए इसमें क्या है कि कोटा नमूनाकरण में अगर आपको इसमें आपको 2 ग्रुप में चीज़ों को बांटना होता है कि जैसे आप चीज़ों को इसमें जैसे आप किसी चीज़ को कोटे में बांट दो तो आपको सिर्फ उसी कोटे के बारे में पता लगाना होता है। यानी कि ये नहीं है कि आपने जैसे आपने किसी एक चीज़ का पता, जैसे आप मान के चलते हैं कि हमारे देश में औरतों और महिलाओं की, ठीक है, कि गिनती क्या है, शिक्षा स्तर क्या है, तो हमें वो जानने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें सिर्फ एक कोटे का ही पता चलेगा। या तो हम औरतों का पता लगा सकते हैं या महिलाओं या पुरुषों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है कि हमें जैसे हम एक कोटे को पकड़ेंगे दूसरा अपने आप ही वो निकल जाएगा। यानी कि कोटा नमूनाकरण में क्या है कि उसमें आपको सिर्फ एक ही कोटे के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में आप विशेष रूप से जानना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल नमूनाकरण या स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? स्नोबॉल नमूनाकरण का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब वांछित आबादी की पहचान करना मुश्किल होता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो स्नोबॉल नमूनाकरण है ना, उसमें क्या है कि जब आपका जो डाटा है उसको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पे क्या काम आएगा? वहाँ पे काम आएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपको लगता है ये काम मुश्किल है, पर आप क्या करते हो कि आप एक चीज़ के ज़रिए उसकी चेन बनाते बनाते तो आप कहाँ तक पहुँच जाते हो? उस चीज़ के एंड तक, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पहले आप एक व्यक्ति से मिले, फिर उसके ज़रिए आप दूसरे व्यक्ति से मिले, फिर तीसरे व्यक्ति से मिले। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे आपको जैसे आपको जानना है कि हमारे जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में जानना है, तो आप कैसे जान पाओगे? अगर आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना है तो पहले आप एक व्यक्ति से मिलोगे जिसको इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज्ञान है, फिर उसके बाद आप उसके ज़रिए वो आपको सजेस्ट करेंगे, आप उनसे मिलिए, है ना। फिर जब आप उनके द्वारा सजेस्ट किए गए आदमी से मिलोगे, फिर आप
आगे और कहीं से मिलेगी। तो ऐसे करते करते आपका जो वर्क है जो पूरा हो जाएगा। यानी कि आपका जो जो लगता था मुश्किल है, ठीक है, पर आपने एक व्यक्ति से मिला, उसके ज़रिए आप वाकई व्यक्ति से मिले जिससे आपका जो रिसर्च है वो पूरा हो रहा है। तो तब का उसे कहते हैं स्नोबॉल नमूनाकरण या स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, व्यवस्थित नमूनाकरण क्या है? देखिए, पूरी आबादी को या पूरे पॉपुलेशन को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह मिश्रित नमूना है क्योंकि आंशिक संभावना और पार्टी गैर संभावना प्रकृति। यहाँ पे पार्टी पता नहीं कहाँ से आ गई, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि आंशिक संभावना और गैर संभावना प्रकृति। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्टी काट देना, पता नहीं कहाँ से यहाँ पे लिखा गया है मिस्टेक से। तो यहाँ पे दो ही यही चीज़ आएंगी, क्योंकि आंशिक संभावना और गैर संभावना प्रकृति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए व्यवस्थित नमूनाकरण में क्या है कि जब आप जो पॉपुलेशन है उसको क्या है एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करोगे, तो व्यवस्थित करने से ये होता है ना फ्रेंड्स, देखिए सिस्टमेटिक वे से आप चलते हो। यानी कि जब आप चीज़ को सिस्टमेटिक वे से चलाते हो, सिस्टमेटिक वे से आप उसका जो है वो टेस्टिंग करते हो। जैसे अभी आपका जो पेपर 1 में 10 के 10 यूनिट है, हम उसका व्यवस्थित तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, पहले यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर 3, 4 करते करते यूनिट 10, है ना फ्रेंड्स। तो वो हो गया व्यवस्थित नमूनाकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है त्रुटि यानी कि एरर। देखिए, नमूना से पॉपुलेशन मापदंडों का अनुमान लगाने पर 2 त्रुटि होती हैं। तो पहला है नमूना त्रुटि, दूसरा है नॉन सैम्पलिंग त्रुटि। तो फ्रेंड्स देखिए कि जो त्रुटि है, त्रुटि क्या होता है कि हर एक चीज़ में फ्रेंड्स देखिए कि चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए, आपका रिसर्च वर्क हो, उसमें कोई ना कोई त्रुटि या एरर आ ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ना कुछ गलती है। अब पहली बात है कि 2 तरह का है, देखिए नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैम्पलिंग त्रुटि या एरर। देखिए, नमूनाकरण त्रुटि क्या है? यह नमूना माध्य और जनसंख्या माध्य के बीच का अंतर है। नमूना के आकार में वृद्धि के साथ नमूने की त्रुटि कम हो जाती है। देखिए, इसमें क्या है कि जो नमूनाकरण त्रुटि क्या है, जब आप सैम्पलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, जब आप अपने जो डाटा वर्क है, जो आपका पॉपुलेशन है या यूनिवर्स से जब आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है, सैंपल ले रहे हो, तो सैंपल लेने के दौरान या सैम्पलिंग के दौरान वहाँ पे कुछ एरर आ जाए या कुछ गलती वहाँ पे हो जाए, तो वो होता है नमूनाकरण त्रुटि। ठीक है, तो जैसे हम इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम नमूने के आकार को वृद्धि करेंगे, जैसे नमूने के आकार को, जो सैंपल के आकार को हम वृद्धि बढ़ा देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो एरर है उसकी संभावना सबसे कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है कि जब हम मूल्यांकन पे पहुंच जाते हैं। नमूनाकरण त्रुटि में हमने जब सैम्पलिंग किया था तब हमें क्या हो गया था, तब हमें वहाँ पे हमें त्रुटि मिल गई थी। तो इसमें क्या होगा नॉन सैम्पलिंग एरर में कि जब हम चीज़ में मूल्यांकन पे पहुँच रहे हैं, किसी चीज़ के मूल्यांकन में पहुँच रहे हैं, तो तब हमें वहाँ पे एरर मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसे बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर या रिकॉर्डिंग। देखिए, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन डाटा की गलत और गलत व्याख्या आदि के कारण त्रुटि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नमूनाकरण त्रुटि वो त्रुटि है पहली वाली, जब हम पहली बार सैंपल लेते हैं उसमें गलती है। तो नॉन सैम्पलिंग त्रुटि वो क्या मतलब होता है कि देखिए कि आपके मन की सोच या आपके दिमाग की सोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। परिकल्पना को उदाहरण की वैधता तकनीकी रूप से नल हाइपोथेसिस के रूप में वर्णित है या निर्धारित किया जाता है। नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि जहाँ पे ज़ीरो, नल का होता है मतलब ज़ीरो हाइपोथेसिस, यानी कि जब आप कहीं पे भी कुछ भी सोच नहीं रहे, ठीक है, या सोच तो लिया है पर उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है। एक नमूने से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना परीक्षण एक नमूना डाटा पर निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या पॉपुलेशन के बारे में एक परिकल्पना सही या गलत होने की संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस डेफिनेशन का मैं एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पर समझा दूंगा, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे आप ये सोचिए एक बात, परिकल्पना होती क्या है। देखिए, आपने अगर इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है ना, तो आपने ये सोचा कि मैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देके, तो अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो मैं किसी अच्छे से कॉलेज में पीएचडी कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें होता क्या है कि आपने एग्ज़ाम डालने से पहले ही सोच लिया कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम वाकई क्लियर हो जाता है, तो यानी कि जो आपने परिकल्पना बनाई थी,
है ना, जो आपने सोचा था वो हो गया सही। अब ये देखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं पास हुआ तो यानी कि जो आपने सोचा था वो हो गया गलत। यानी कि जो आपका सोचना था वो था आपकी परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। यानी कि आपने सोचा था पास हो सकते हो, तो अगर आप पास हो गए तो आपकी परिकल्पना क्या हो जाएगी, आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा सही। अगर आप फेल हो गए, है ना, अगर आप फेल हो गए तो आपका जो जो आपका हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी परिकल्पना है वो कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बात रिसर्च के ऊपर भी है कि मान लीजिए दूसरी धारणा है, मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर किसी चीज़ के बारे में अगर कोई उसको चीज़ को शोधना है ना, यानी कि कोई साइंटिस्ट है, अगर वो चाहता है कि वो ऐसी दवाई तैयार करे या ऐसा कुछ तैयार करे जिससे आने वाले समय में लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो सके, पर जो उसने सोचा था उसको रिज़ल्ट जो निकला वो उसके उलट निकला, है ना, तो वो क्या होगा, वो गलत हो गया। ठीक है, यानी कि आपका एग्जांपल देखिए, एक रोबोट पिक्चर आई थी 2010 में, और रोबोट पिक्चर में क्या था कि जो रजनीकांत है वो रोबोट बनाते हैं कि ताकि जो हमारी इंडियन आर्मी है उनको रोबोट दे, और रोबोट अगर वो सफल होगा तो इंडियन आर्मी में रोबोट जो है वो भर्ती किए जाएंगे, जिससे जो हमारे जवान हैं वो शहीद नहीं होंगे, तो सारा काम मशीन से या रोबोट से होगा। अब उनकी परिकल्पना थी कि मैं इस रोबोट को अपनी इंडियन आर्मी में दे दूँ। अब होता क्या है, जब उसमें रेड चिप लग जाती है रोबोट में, तो वो इंसान का दुश्मन बन जाता है। तो यानी कि जब उन्होंने सोचा था कि मैं ये रोबोट बना रहा हूँ कि ताकि हमारे देश का भला हो सके, पर होता उससे उलट है। यानी कि जो उनकी साइंटिस्ट की जो परिकल्पना थी वो उसके उलट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी। तो यानी कि परिकल्पना क्या होती है कि जो अपने मन से हम सोचते हैं, जो अपने दिमाग से सोच के हम एक धारणा बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो अगर वो वैसी हो जाए तो हमारी परिकल्पना सही हो जाएगी, वैसे ना हो तो परिकल्पना गलत हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे मन में जो हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो होती है परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए ये दो प्रकार का है, एक है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है, देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट सिंपल सा एग्जांपल आपको दोनों में डिफरेंस बता दूं क्या है। पैरामेट्रिक जो टेस्ट है वो सिस्टमेटिक वे से चलता है, और नॉन पैरामेट्रिक जो है वो सिस्टमेटिक वे से नहीं चलता। ठीक है, यानी कि जब हम सैंपल का टेस्ट करते हैं वहाँ पे स्टैटिक्स निकलते हैं, तो जब हम पॉपुलेशन को, यानी कि जो हमारा रिसर्च वर्क है, जैसे जो रिसर्च वर्क है हमारा जैसे पॉपुलेशन कहा जाता है, उसमें से पैरामीटर निकलता है। इनकी पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि किस आधार पर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको, पैरामीट्रिक टेस्ट को। एक सांख्यिकी जिसमें जनसंख्या पैरामीटर के बारे में विशिष्ट धारणा बनाई जाती है, पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक सांख्यिकी क्या है, एक स्टैटिक, जिसमें क्या है जनसंख्या पैरामीटर, जनसंख्या वही पॉपुलेशन जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके पैरामीटर के बारे में विशिष्ट धारणा बनाई जाती है। यानी कि जो पैरामीटर है वो क्या तय करता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है या जो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो कितना सही है कितना गलत है ना। अब हम कहें कि ये चीज़ सही है, उसका पैरामीटर तो होना चाहिए ना कि बाकी ये चीज़ सही है, हम किस आधार पर कह रहे हैं वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये सांख्यिकी आधार वितरण जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट इकाइयों को यादृच्छिक रूप से और स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का चयन किया जाता है। यानी जब आबादी यानी कि जो पॉपुलेशन है कि प्रत्येक इकाई में चयन की समान संभावना होती है, जनसंख्या हमारी पूरी जानकारी होती है। देखिए फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन जो डाटा है, जो हमारा जो रिसर्च वर्क है, जो हमारा पॉपुलेशन जो डाटा है वो कितना सही है, कितना नहीं सही या कितना गलत है, इसमें वो देखा जाता है। तो उसको देखने का जो टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें करते हैं कि हम अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट करना है किसी चीज़ के बारे में, तो पहले हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, तो अगर हमें जानना है कि जो हमारा जो रिसर्च वर्क है वो हमारा जो पॉपुलेशन है टोटल डाटा वो सही है कि नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसका सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसको टेस्ट करेंगे। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि हमें
अपना जो पॉपुलेशन है उसमें एक सैंपल निकालना होता है, सैंपल निकाल के उसको टेस्ट करना होता है। इसमें सैंपल निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी देखनी पड़ती है, ऊपर से ये भी देखना होता है कि जो सैंपल है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या है, हम सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। अगर हमें अपना जो पॉपुलेशन है, जो रिसर्च डाटा है, उसको टेस्ट करना है तो हमें वो सिस्टमेटिक वे से चलना होगा। पहले हम उसका सैंपल निकालेंगे, सैंपल का साइज़ देखेंगे क्या है, जितना बड़ा साइज़ होगा तो उसमें उतना ही एरर कम होगा, जितना छोटा होगा साइज़ सैंपल का उतना जो है वो एरर उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें है सिंपल, कुछ नहीं है, पैरामीट्रिक टेस्ट में कुछ नहीं है। जब हम इसमें टी टेस्ट जेड टेस्ट देखते हैं तो इसमें क्या है कि हम इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सिस्टमेटिक वे से हमें चलना पड़ता है पैरामीट्रिक टेस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम देखिए, इसमें ये बात होती है कि अगर आपको आपकी जो पॉपुलेशन है, जो रिसर्च वर्क है, उसको टेस्ट करना है तो आप सैंपल वो कहीं से भी उठा सकते हो। इसमें ये नहीं होता कि आपको सैंपल किसी जगह से लेना है। अगर आपका रिसर्च वर्क है, आपको टेस्ट करना है, जैसे हम यूजीसी नेट 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, है ना, तो इसमें आपको क्वालिटी चेक करनी है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कि कोई बंदा कैसा पढ़ा रहा है। तो आप ये नहीं देखोगे कि ये बंदा टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़िया पढ़ा रहा है या रिसर्च बढ़िया पढ़ा रहा है ना। आपको ये नहीं चेक करना होगा कि आपको अगर पेपर 1 को टेस्ट करना है कि कैसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ टीचिंग को ही देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आप कहीं से भी कोई भी लेक्चर उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। तो इसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में है, अगर आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आपको ये नहीं होगा कि कोई खास सैंपल टेस्ट करना होगा, आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। पैरामीट्रिक टेस्ट में ये देखा जाता है। आपको ये चेक करना है, बस जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे टी टेस्ट या जेड टेस्ट, आपको ये आएगा कि ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन से टेस्ट काम में आते हैं, तो यहाँ पे टी और जेड टेस्ट काम में आता है। तो नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मामले में एक स्टैटिकली टेस्ट किया जाता है जिसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। इस तरह के परीक्षण किसी भी धारणा पर निर्भर नहीं करते, जनसंख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि ये इसे नाम से पता चलता है कि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि ये सिस्टमेटिक वे से नहीं होता। ना ही इसमें हम देखते हैं कि सैंपल का साइज़ कितना होता है, जैसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट में देखते हैं ना कि सैंपल का साइज़ ये होना चाहिए, तो कहीं से भी हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये बातें लागू नहीं है। इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। आपको अगर कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आप उसको टेस्ट करो, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस में फॉलो होते हैं, वो होते हैं पैरामीट्रिक में, नॉन पैरामीट्रिक में नहीं होते, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने चले गए, आप एग्ज़ाम देने चले गए बिना पढ़े, तो अब आपने घर पे आके देखो, आपने बिना सोचे समझे एग्ज़ाम तो दे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सही है कि नहीं, है ना, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इस बार फेल हो रहे हो या नहीं। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है आपके उसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, वो आएगा नॉन पैरामीट्रिक में। तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट की और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की आपको मैं सिंपल सा एक अंदर देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। जैसे आप जैसे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने गए, आप बिल्कुल पढ़ के गए, तो आपको ये पता था कि आपने इतने क्वेश्चन पेपर 1 में किए, इतने पेपर 2 में किए, आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, तो आप आके आइडिया लगा लो घर पे कि आपके इतने नंबर बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप मन में एक परिकल्पना कर सकते हो कि आप पास होगे कि नहीं। वो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको वाकई पता है। नॉन पैरामीट्रिक में आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही कुछ नहीं था, आपको पता नहीं है ना। तो ये बातें दोनों में है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि एक कार्य परिकल्पना है, ये जून 2013 में क्वेश्चन आया था। तो इसके ऑप्शन है तर्क और तर्क के लिए एक सिद्ध परिकल्पना, परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना, या ऑप्शन नंबर डी एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो आपको ये बताना है कि एक कार्य परिकल्पना क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसमें 4 में से ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना। वर्ग हाइपोथेसिस या कार्य परिकल्पना क्या है, जैसे हम आगे के शोध के लिए या आगे की रिसर्च के लिए अंतिम रूप से स्वीकार करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है।
यानी कि जो नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण इसमें से क्या नहीं है। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है उनका जवाब दे पाएंगे। ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है टी टेस्ट, बी साइन टेस्ट, सी ची वर्क टेस्ट जिसे काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी रन टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है टी टेस्ट। टी टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, ना कि गैर पैरामेट्रिक में। ठीक है, तो ये गैर पैरामेट्रिक परीक्षण नहीं है टी टेस्ट। अगला है अनुसंधान डेटा की आवृत्ति वितरण जो एक सामान्य वितरण के समान आकार में सम्मिलित है, लेकिन केंद्र शिखर बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2014 में क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन ए तिरछी को फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश में स्क्वीड कहते हैं, SKEWED, तो इसे हिंदी में कहते हैं तिरछा या तिरछी। बी है मेसोक्रेटिक, लेप्टोक्रेटिक या प्लेटोक्रेटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेप्टोक्रेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अनुसंधान जो डाटा है, जो रिसर्च डाटा है, जो उसका जो आवृत्ति वितरण है, ठीक है, उसमें क्या है कि समान वितरण के समान आकार में सम्मिलित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष और महिला छात्र संख्यात्मक परीक्षण में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये कथन एक संकेत देता है, यानी कि जब पुरुष और महिला जो छात्र हैं वो संख्यात्मक यानी कि स्टैटिक तौर पर जो वो समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि पुरुषों ने भी और महिला ने भी एक समान जो है वो परीक्षा में एक समान जो है प्रदर्शन किया है, तो किसी ने कम ज़्यादा नहीं किया। तो इसमें क्या संकेत है? शोध परिकल्पना, अशक्त परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना या ऑप्शन नंबर 4 सांख्यिकी रूप से परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अशक्त परिकल्पना, यानी कि नल हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, नल हाइपोथेसिस या अशक्त परिकल्पना का मतलब होता है ज़ीरो, यानी कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिकल्पना ना लगाया जा सके। जैसे पुरुष और महिला दोनों ने एक समान परीक्षा में प्रदर्शन किया, तो हम उसमें कोई परिकल्पना नहीं लगा सकते। हम ये लगा सकते हैं ना, अगर दोनों में से किसी एक ने ज़्यादा नंबर ले लेते, हमें कहते हैं हाँ लड़कियां टॉप करती हैं, लड़के टॉप करते हैं, तो ये परिकल्पना हो जाती है। अब दोनों ने समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो यहाँ पे कोई परिकल्पना नहीं बनती, तो ये आएगी नल हाइपोथेसिस यानी कि अशक्त परिकल्पना। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। जैसे कि ची स्क्वायर, फ्रेंड्स यहाँ पे ची नहीं, यहाँ पे हिंदी में जैसे काई स्क्वायर कैसे ना CHI काई स्क्वायर टेस्ट, कोल मोग्रोव सिमरनोव मेनोमियल मेडियन मैनन वाइटनी रैंकसम टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये सारे टेस्ट करेंगे परिकल्पना के परीक्षण की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखेंगे जो परिकल्पना है उसका जो परीक्षण है, जो उसका टेस्ट किया जाना है कि वो सही है गलत है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, प्रोसेस क्या है उसका, तो जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट है उपयुक्त स्तर के महत्व का निरूपण। तो अगर आपको परिकल्पना का परीक्षण करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको उपयुक्त स्तर के महत्व का निरूपण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कौन सा उपयुक्त स्तर है, उसका क्या महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप जब परिकल्पना कर रहे हो तो उसका स्तर क्या है। जैसे आप बाहरी देख रहे हो, मौसम ख़राब है वहाँ पे, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बारिश होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उपयुक्त स्तर हो गया ना। अब कोई बिना पढ़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे दे तो आपको ये होगा ना, आप पहले परिकल्पना कर लोगे कि इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपने परिकल्पना की क्योंकि उसने बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया है, तो उसका क्या होगा उपयुक्त स्तर, यानी कि उपयुक्त स्तर होना चाहिए पहली बात तो, अगर आप कोई परिकल्पना कर रहे हो तो। नेक्स्ट है उपयुक्त परीक्षण महत्व का निर्धारण। अब देखिए जो उपयुक्त परीक्षण है उसका जो महत्व क्या है उसका निर्धारण करना। ठीक है, यानी कि अब जो आपने परिकल्पना की थी तो उसको टेस्ट करना है, वो क्यों करना है, किस हिसाब से करना है, इसमें ये देखा जाता है। तो फ्रेंड नीचे थर्ड पॉइंट भी सेम ही लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण डिज़ाइन का निर्धारण। अब देखिए जो महत्वपूर्ण रूपरेखा है, जो डिज़ाइन है उसका निर्धारण करना कि यानी कि जो आपकी परिकल्पना थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे डिज़ाइन की जाए, यानी कि जो आपकी परिकल्पना थी उसको किस हिसाब से रखा जाए। आवश्यक संगणना करना, यानी कि कंपटीशन या कैलकुलेशन करना आवश्यक।
देखिए ज़रूरी होता है कि जब आप जो कोई भी कल्पना कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो पहली बात आप किस हिसाब से कर रहे हो, किस वैलिड इन्फॉर्मेशन पे कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, तो आपको वो ये दिखना होगा। इसमें आवश्यक संगणना करना इसमें आपको आना चाहिए, यानी कि जो आप परिकल्पना कर रहे हो वो किस हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 2 × 2 होता है 4, तो हमने देखा ना बीच में, देखो साइड एक तरफ हम 2 लिख दें, उसके बगल में फिर 2 लिख दें, तो बीच में कोई निशान ना हो, तो उससे हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे। अब उसमें हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, तो वो हो जाएंगे 4। अब गुणा करेंगे हो तो फिर भी हो जाएंगे 4। अगर उसमें माइनस का निशान डाल दें तो वो हो जाएंगे 0। तो ये हो गया ना कि हम ये, अगर वहाँ पे कोई निशान नहीं है तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि इसको करना क्या है। तो इसलिए आवश्यक संगणना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको अगर हाइपोथेसिस या आपको कोई परिकल्पना लगानी है तो आपको इसके लिए पहले संगणना करना होगा। फिर उसके बाद आता है निष्कर्ष निकालना और निर्णय लेना। देखिए फ्रेंड्स, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना सबसे ज़रूरी बात है। आपने एग्ज़ाम की तैयारी की तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरा इस बार का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो आपने अब निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब होता क्या है कि कई शौकिया तौर पर एग्ज़ाम भर लेते हैं, पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका एग्ज़ाम देना इस बार बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन्होंने तैयारी की नहीं है, पैसे भी खराब जाएंगे आने जाने में, तो इसलिए एग्ज़ाम इस बार नहीं दिया जा सकता। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और फैसला क्या लिया कि इस बार एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सी बात है कि आपने पहले हाइपोथेसिस, पहले ही परिकल्पना कर ली कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई, मैं फेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं देने जा रही। तो बस वो निष्कर्ष निकल गया और आपने निर्णय ले लिया। किसके हिसाब से लिया? आपने परिकल्पना के हिसाब से या हाइपोथेसिस के हिसाब से लिया। नेक्स्ट है परिकल्पना के परीक्षण के लिए मूल अवधारणा। अब देखिए, जो परिकल्पना का जो परीक्षण है उसकी मूल अवधारणा क्या होनी चाहिए, यानी कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस हिसाब से कह रहे हो कि ये चीज़ सही है गलत है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो चुकी है तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपकी मूल अवधारणा होगी ना अशक्त परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अशक्त परिकल्पना क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ऐसे देखिए जानते हैं अशक्त परिकल्पना क्या है कि जब हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते तो जहाँ पे हमारी जो परिकल्पना है वो हो जाती है 0। जैसे कि हम ये मान के चले कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी खेल खेला, कुछ भी किया, तो उसमें दोनों ने बराबर के जो है अंक प्राप्त किए, ना किसी ने ज़्यादा ना किसी ने कम। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि बॉयज़ जीतेंगे या गर्ल्स जीतेंगे, लड़के जीतेंगे लड़के जीतेंगे, कौन जीतेगा। पर यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं जीता, दोनों में टाई हो गया। तो ये कौन सा हाइपोथेसिस निकला, ये कौन सी परिकल्पना निकली, ये अशक्त या 0 परिकल्पना निकली। ठीक है, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। यानी कि जब हम किसी नतीजे पे या परिणाम पे पहुंच नहीं पाते तो वो होती है अशक्त परिकल्पना। तो वैकल्पिक परिकल्पना है कि जब हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है या हमें किसी चीज़ को बेहतर देखना होता है, यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना ये होती है कि 2 चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, हमें ये सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट है परिकल्पना जो एक अस्वीकृति प्राप्त करने के इरादे से प्रस्तावित की जाती है, जिसे अशक्त परिकल्पना कहा जाता है, इसे एच द्वारा दर्शाया गया है। मैंने आपको ये बताया कि अशक्त परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस क्या है कि जब हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते तो होती है अशक्त परिकल्पना, तो इसे H0 द्वारा दर्शाया जाता है। अशक्त परिकल्पना की अस्वीकृति वैकल्पिक परिकल्पना की स्वीकृति की ओर ले जाती है, इसे H1 द्वारा निरूपित होता है। अब देखिए, जब आपके पास नल हाइपोथेसिस हो, यानी कि जब आपके पास कोई डिसीजन ना हो पर फिर भी आपको किसी नतीजे पे पहुंचना है, फिर भी आपको परिणाम पे पहुंचना है, तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस यानी कि जो आपकी अशक्त परिकल्पना है आपको किसकी ओर ले जाएंगी, वैकल्पिक परिकल्पना की ओर ले जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फिर भी आपको देखना होगा कि हाँ इसमें से कौन है फर्स्ट आया, कौन सेकंड। नल हाइपोथेसिस में हमने देखा कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया या कुछ भी किया, खेल खेला, उसमें अंक दोनों को समान प्राप्त हो गए, वो आपका अशक्त परिकल्पना हो गया। पर फिर भी आप किसी परिणाम पे पहुंचना चाहते हो तो आप फिर से उनका खेल करवाओगे, फिर से उनका मैच करवाओगे, कि ताकि आप दोनों से बेहतर ढूंढ सको कि दोनों में बेहतर कौन है। तो किस में आएगा वो, वैकल्पिक परिकल्पना में, यानी कि हमें किसी चीज़ को प्रूव करना ही होता है, सिद्ध करना ही
होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस यानी कि जो अशक्त परिकल्पना है वो होती है H0 द्वारा दर्शाई जाती है। जो वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो होती है प्रस्तावित या निरूपित H1 द्वारा। तो ये आपको एग्ज़ाम में 100% 100% ये क्वेश्चन आएगा कि H1 द्वारा किसे डिनोट किया जाता है और H0 द्वारा किसे। तो हम देखिए कि परिकल्पना परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक पक्ष परीक्षण, दूसरा है दो पक्ष परीक्षण। देखिए एक पक्ष परीक्षण क्या है? एक तरफा परीक्षण एक परिकल्पना का परीक्षण है जिसके लिए परीक्षण के वितरण के एक छोर पर स्थित अस्वीकृति पूरक क्षेत्र है। लेकिन फ्रेंड्स एक पक्ष परीक्षण क्या है कि जब हम एक तरफा परीक्षण करते हैं, यानी कि जब हम अपनी हाइपोथेसिस या अपनी जो परिकल्पना का परीक्षण करता है जब हम करते हैं वो एक तरफा होती है। तो इसके लिए जो हम टेस्टिंग करती हैं वो एक ही स्थिति में या एक ही तरफा होती है। यानी कि जब हमें अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, जब हम उसकी परीक्षण करना होता है तब हम उसको एक तरफा करते हैं। दो पक्ष परीक्षण क्या है कि एक परीक्षण जिसके लिए अस्वीकृति के क्षेत्र में नमूना वितरण के दोनों चरम सीमा पर क्षेत्र शामिल है को दो पूंछ परीक्षण या दो तरफा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि पहले हमने देखा एक पक्ष परीक्षण में जो हम एक ही पक्ष को ध्यान में रख के किसी नतीजे को देख रहे हैं। दो परीक्षण में क्या है कि जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उस चीज़ का जो सैंपल निकाल रहे हैं उसको दोनों पक्षों में यानी कि क्या उसमें पॉजिटिव है क्या उसमें नेगेटिव है, दोनों पक्षों को शामिल करेंगे। वो होता है दो पक्ष परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात लिखी नहीं गई, आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें दो प्रकार के गलतियाँ भी होती हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2। देखिए मैंने इंग्लिश की वीडियो में वहाँ पे करवाया है, यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा। तो अगर आपको ज़्यादा समय है तो आप मेरी इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने नीचे उसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे लिखा हुआ है। पर फिर भी आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगा बिना लिखे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है कि टाइप 1 और टाइप 2 इनकी प्रकार एक और प्रकार दो तरह के उसमें गलतियाँ या एरर होते हैं। टाइप 1 एरर क्या है कि देखिए फ्रेंड्स दो तरह के एरर है। टाइप 1 एरर क्या है जिसमें हमारा आता है नल हाइपोथेसिस या कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1 एरर क्या है कि जिसमें हम जो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही होता है पर फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो होता है टाइप 1 एरर। फिर से एक बार सुनिए कि टाइप 1 एरर क्या है जिसमें हम जो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही होता है पर फिर भी वो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, वो होता है टाइप 1 एरर। तो टाइप 2 एरर क्या है कि जिसमें हमारी परिकल्पना गलत होती है पर फिर भी हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सही है फिर भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। टाइप 2 एरर में हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है फिर भी उसको सिलेक्ट करते हैं, वो होता है टाइप 2 एरर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है तो आप इसको अच्छे से कर लेना।